नमस्कार, आप देख रहे हो हम टीवी भारत। देश भर में 22 सितंबर से शुरू हुए जीएसटी रिफॉर्म को उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है और ख़ास तौर पर भाजपा शासित राज्यों में व्यापारी और ग्राहक दोनों से संवाद तेज हो गया है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस मुहिम की अगुवाई कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री ने लखनऊ के हजरतगंज चौराहे के पास बने व्यापारिक प्रतिष्ठानों का दौरा किया और व्यापारियों से सीधे संवाद किया। मुख्यमंत्री ने दुकानों के बाहर जीएसटी रिफॉर्म से जुड़े स्टिकर भी खुद लगाए और व्यापारियों से अपील की कि सरकार द्वारा दी गई छूट का लाभ ग्राहकों तक जरूर पहुंचाया जाए। इस दौरान सीएम योगी ने एक प्रेस वार्ता भी की और जीएसटी 2.0 को लेकर कई अहम बातें प्रदेशवासियों के सामने रखी। आगे सुनिए। मजबूती इससे प्राप्त होगी और विकसित भारत की आधारशिला के लिए इस प्रकार की रिफॉर्म अत्यंत आवश्यक थे। इस न्यू जेन जीएसटी रिफॉर्म के लिए, नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म के लिए हम प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री जी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, हर तबके के लोगों को जिसका लाभ प्राप्त हो रहा है, इसके लिए उन्हें हृदय से बधाई देते हैं। सुनाई दे रही है और पूरे देश के अंदर से सामान्य नागरिक, उपभोक्ता, व्यापारी और उद्यमी हर एक ओर से एक ही आवाज है कि घटी जीएसटी, मिला उपहार, धन्यवाद मोदी सरकार। शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन 22 सितंबर से जीएसटी रिफॉर्म की नई दरें लागू हो चुकी हैं और बड़े पैमाने पर जीएसटी में जो छूट में भी एक मजबूती आई है। डिमांड और सप्लाई के नियम के अनुसार बाजार में मजबूती आने के लिए प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ रहा है, तो व्यापारी को भी लाभ है, उद्यमी को भी लाभ है और युवाओं के लिए नए रोजगार का सृजन भी हुआ है। विद्यार्थी को नोटबुक, पेंसिल और शिक्षण सामग्री में जीएसटी को 0 किया गया है। घर के उपयोग में आने वाले सभी प्रकार की सामग्रियों में जीएसटी में भारी कटौती करके 0 या 5% तक लाया गया है। दीपावली के अवसर पर और इस पर्व और त्योहार के सीजन में ये जीएसटी का इतना बड़ा रिफॉर्म ये अपने आप में स्वागत योग्य है और हर तबके का व्यक्ति इस रिफॉर्म का स्वागत कर रहा है। जीवन रक्षक 33 प्रकार की दवाइयों को जीएसटी से पूरी तरह छूट कर दिया गया है। अन्य तमाम प्रकार के जो छूट दी गई है, इसका लाभ हर एक तबके को प्राप्त हो रहा है। स्वाभाविक रूप से इस रिफॉर्म का जो लाभ देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने, वर्तमान की चुनौतियों का सामना करने के साथ साथ महंगाई को न्यूनतम स्तर पर लाने में इससे मदद मिलेगी। हमारा अनुमान है कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी, चूंकि उत्तर प्रदेश आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, तो स्वाभाविक रूप से सबसे बड़ा उपभोक्ता राज्य भी है। जीएसटी ये उपभोक्ता टैक्स है, इसका सबसे बड़ा लाभ उत्तर प्रदेश को
जीएसटी ने तमाम प्रकार के छोटे मोटे टैक्सों को समाप्त करते हुए वन नेशन वन टैक्स की व्यवस्था में एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन 2017 में लिया था और तब से जो अनेक प्रकार के सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, एंट्री टैक्स, सेस, ये 17 प्रकार के जो टैक्सेस थे, इनसे पूरी तरह इंटीग्रेट करते हुए जीएसटी के रूप में उसका रिफॉर्म किया गया था। इसने अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान की। देश की अर्थव्यवस्था में 7 लाख करोड़ से बढ़कर के 22 लाख करोड़ कलेक्शन हुआ और उत्तर प्रदेश के अंदर 49,000 से लेकर 49,000 करोड़ से ले बढ़कर के आज हमारा जीएसटी कलेक्शन 1,15,000 करोड़ से ऊपर बढ़ा है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो संभावनाएं हैं और देश के अंदर जो संभावनाएं हैं, इस रिफॉर्म से इसको और मजबूती प्रदान होने वाली है और इसका लाभ समाज को भी प्राप्त होने वाला है। इस पूरी प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से लागू करने, आम उपभोक्ता को भी इसका लाभ मिले, आज हम लोगों ने लखनऊ के इस प्रमुख मार्केट हजरतगंज बाजार में यहाँ के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में और आम उपभोक्ताओं के साथ बातचीत की है। हर व्यक्ति प्रसन्न है और इस बात को लेके इसका उन्होंने प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के प्रति लोगों ने धन्यवाद दिया है और हम लोग गए हैं। हम लोग तो व्यापारियों का, अपने उद्यमियों का स्वागत करने के लिए गए थे जीएसटी रिफॉर्म में, लेकिन मैं देख रहा था कि उनमें इतना उत्साह है कि हम ही लोगों का वो स्वागत कर रहे थे। ये साहब बहुत हम लोग इस चाहते थे कि ये होना चाहिए और इससे बाजार को और मजबूती प्रदान होगी और उन लोगों ने हाथों हाथ इसको लिया है और सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों में किस किस आइटम में कितनी छूट मिल रही है, उन्होंने बकायदा उसकी रेट लिस्ट लगा करके इसका लाभ दे रहे हैं। सभी लोग अगर इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात की और ओम प्रकाश राजभर पिछले कई दिनों से अस्वस्थ चल रहे हैं और लखनऊ के महंदा हॉस्पिटल में उनका इलाज जारी है। मुख्यमंत्री ने हॉस्पिटल जाकर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और जल्द स्वस्थ होने की कामना की। ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री है और सुबसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है। उनकी तबीयत को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में चिंता बनी हुई थी। ऐसे में मुख्यमंत्री का यह दौरा काफ़ी संबंधों का मजबूत करने वाला भी माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के छात्रवृत्ति योजना को लेकर इस बार बड़ा कदम उठाया जा रहा है। जो छात्रवृत्ति पहले फरवरी या मार्च में दी जाती थी, वहां अब इस साल सितंबर में ही प्रदान की जाएगी। 26 सितंबर को लखनऊ स्थित आईजीपी को आयोजित होने वाले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति वितरित करेंगे। प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि समय से पहले छात्रवृत्ति देने का उद्देश्य यह है कि छात्रों को उसका पूरा लाभ मिले। नरेंद्र कश्यप के अनुसार इस बार 4 लाख से अधिक छात्रों को छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगी। इस दौरान उन्होंने जीएसटी रिफॉर्म को लेकर भी अपनी बात रखी और बताया कि व्यापारी और उपभोक्ता दोनों को इसका लाभ मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने साहसिक फैसला लेते हुए उत्तर प्रदेश के छात्र छात्राओं के हित में 26 सितंबर को छात्रवृत्ति बांटने का फैसला लिया है
इसके लिए 26 तारीख को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 11 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के लगभग 4 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति वितरित करेंगे और ये उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ा बदलाव है, चूंकि जो छात्रवृत्ति फरवरी और मार्च के महीने में बांटी जाती थी उसको सितंबर में बांटना, ये उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए बहुत बड़ी खबर है, बहुत उपयोगी है और हम लोगों ने उसकी तैयारी सभी विभागों ने कर ली है और हम कोशिश करेंगे आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के सभी छात्र छात्राएं छात्रवृत्ति को समय से पा सके ताकि उस पैसे का उपयोग वो अपनी पढ़ाई में करके अपनी बौद्धिक क्षमता को बढ़ा सके। मंत्री जी, जिस तरीके से जीएसटी की जो है नई दरें लागू हुई हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जगह जगह जाके उपभोक्ताओं से बात कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी मंत्रीगण, एमएलए, एमपी, सांसदगण जीएसटी रिफॉर्म की सूचना आम जनमानस में देने के लिए सड़कों पर उतरे हैं, चूंकि प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से जीएसटी रिफॉर्म के माध्यम से जीएसटी स्लैब में 2 स्लैब को समाप्त किया है, कर में कमी की है, घरेलू चीजें हैं, रसोई की चीजें, उन सबको टैक्स फ्री किया है, उससे देश के लोगों में उत्साह है, खुशी है, दीपावली का माहौल है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं इस काम के लिए और हम निश्चित करेंगे कि जीएसटी रिफॉर्म का लाभ उपभोक्ता को भी मिले, व्यापारियों को भी मिले, ताकि देश की अर्थव्यवस्था और मजबूत हो सके। बलिया की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। पूर्व मंत्री नारद राय ने एक विवादित बयान देकर सियासी हलचल मचा दी है। नारद राय ने अपनी आवाज़ पर मीडिया से बातचीत में कहा कि जो लोग भारत को नेपाल बनाना चाहते हैं वे देश के गद्दार है और ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। नारद राय ने यह भी कहा कि भारत को नेपाल बनाने का भ्रम फैलाने वाला यह सपना कभी पूरा नहीं होगा। उनका यह बयान इन दिनों राजनीतिक हलचलों में चर्चा का विषय बना हुआ है। कभी समाजवादी पार्टी के गद्दार नेता रहे नारद राय अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव से नाराज होकर पार्टी छोड़ी थी और अब बलिया की राजनीति में उनके भाजपा में आने से फेफना विधानसभा सीट पर समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। फेफना सीट पर भाजपा और सपा के बीच मुकाबला बेहद प्रतिष्ठा का माना जा रहा है। नारद राय का इस बयान को उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पर सीधा हमला माना जा रहा है और अब सभी की नज़र इस बात पर है कि यह बयान चुनावी समीकरणों और मतदाताओं को कितना प्रभावित करता है। नेपाल में जो घटनाएं घटी थी, भारत में खिलाड़ी मिलने क्या कहेंगे इसको लेकर, क्या नेपाल बनेगा क्या भारत? देखिए, नेपाल राजतंत्र का देश था। राजतंत्र के खिलाफ एक समय में बगावत हुआ और मैं अपने आदर्श चंद्रशेखर जी को फिर याद करना चाहूँगा। उन्होंने नेपाल में लोकतंत्र को बहाल कराने का काम किया था। पहली मर्तबा कोइराला साहब वहाँ के प्रधानमंत्री बने थे। नेपाल में जो भी अराजकता है, अभाव है, उसका कारण बहुत है जिस पर हमको चर्चा करने का कोई हक नहीं है। हम हिंदुस्तान के लोग हैं जहाँ का लोकतंत्र मजबूत है, जहाँ के आपसी सौहार्द मजबूत है, जहाँ पर आज माननीय मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया का चौथा देश है संपन्नता में, व्यवसाय में। और ऐसे देश को कुछ लोग जिनके विचार गंदे हैं, उन लोगों ने जनता को उकसाने के लिए कभी कभी अपनी बात रखते हैं जो पसंद नहीं आता है।
हिंदुस्तान को नेपाल बनाने का सपना, हिंदुस्तान को बांग्लादेश बनाने का सपना देखने वालों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। किसी भी देश में लोगों को उकसा करके आप आंदोलित नहीं कर सकते हैं। दिन भर घूम के मंच से भले बताया जा रहा है कि वोट की चोरी होकर के सरकार बनी, लेकिन इस सवाल पर भी आवाम सड़क पर उतरने का काम नहीं किया है। हाँ, जरूर है, राहुल गांधी जी को अपना दिन याद करना चाहिए। अखिलेश जी को नहीं होगा तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि उनके पिताजी ने इमरजेंसी के खिलाफ सड़क पर आंदोलन करके और मिशा में बंद रहने का काम किया है। नेपाल की हालत हिंदुस्तान की तब हुई थी जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी और काला कानून थोपने का काम किया था। उस समय कोई नेतृत्व नहीं था। विद्यार्थी सड़क पर निकला, व्यापारी सड़क पर निकला, किसान सड़क पर निकला, क्योंकि देश को बचाना था। देश में इंदिरा गांधी जी ने काला कानून लागू करने का काम किया था। फिर देश पर आफत आई जब देश के प्रधानमंत्री माननीय राजीव गांधी जी थे और उन्होंने बहुत बड़ा घोटाला किया, जिसका उजागर वीपी सिंह ने किया। वीपी सिंह कोई हिंदुस्तान के अपने जमाने के बहुत बड़े नेता नहीं थे। उस समय भी हमारे देश में बड़े बड़े नेता थे, लेकिन एक इशू लेकर के आए और इशू को जनता ने पकड़ लेने का काम किया। वोट चोरी का, वोट नाम कटने का इशू जनता के गले के नीचे उतरने वाला नहीं है। और इस इशू पर अगर कोई हिंदुस्तान को नेपाल बनाने की बात करता है तो मेरे जैसा साधारण आदमी यह मान के चलता है वो हिंदुस्तान का पक्षधर नहीं है, हिंदुस्तान के आवाम का पक्षधर नहीं है, बल्कि वह आदमी जो हिंदुस्तान में अराजकता फैलाना चाहता है, उसके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। आजम खान की रिहाई के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। बरेली से बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन राजवी बरेलवी ने आजम खान की रिहाई पर खुशी जताते हुए समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है। मौलाना राजवी ने कहा, आजम खान वो नाम है जिन्होंने समाजवादी पार्टी को खून पसीने से सींचा, मास्टर मुलायम को मुलायम बना दिया, लेकिन आज जब आजम खान पर मुश्किल आई तो अखिलेश यादव ने उनका साथ नहीं दिया। ये एहसान फरामोशी है। मौलाना नेमू सलामानों की भावनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि 13 महीनों तक जेल में रहने के बाद आजम खान की रिहाई से मुस्लिम समाज में खुशी की लहर है। उन्होंने रामपुर की जनता के लिए बहुत काम किया। मौलाना शहाबुद्दीन राजवी ने आजम खान को नई राजनीतिक पार्टी बनाने का सुझाव देते हुए कहा कि वे 2027 में विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी उतरे और अखिलेश यादव को अपनी राजनीति हैसियत का एहसास कराए। आज हमें बेहद खुशी हो रही है कि आजम खान साहब 13 महीने के बाद जेल से रिहा हो रहे हैं और ये रिहाई हाई कोर्ट के आदेशों पर हो रही है। मगर वहीं सबसे बड़े दुख की और अफसोस की बात यह है कि जिस समाजवादी पार्टी को उन्होंने खून और पसीने से सींचा, मास्टर मुलायम सिंह को मुल्ला मुलायम सिंह बनाया, उनके फर्जंद अखिलेश यादव को टीपू से सुल्तान बनाया, उस शख्सियत का साथ अखिलेश यादव ने छोड़ दिया, यक्का और तन्हा छोड़ दिया। इस मुश्किल घड़ी में उनके परिवार के साथ में अखिलेश यादव को साथ में खड़ा रहना चाहिए, मगर उन्होंने कतई साथ नहीं दिया। एक बार भी लखनऊ से सीतापुर जेल में मिलने की जहमत गवारा नहीं की। जिस शख्स ने कई बार इन लोगों को मुख्यमंत्री बनवाया, मुसलमानों से दामन फैला करके भीख मांगा, इसके बावजूद भी अखिलेश यादव ने एहसान फरामोशी की। और ये ऐसी एहसान फरामोशी
जो इतिहास में लिखी जाएगी। ऐ उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, मैं तुम लोगों से कहना चाहता हूं कि इस एहसान फरामोशी को याद रखना और तुम्हारे रहनुमा को यकाओ तनहा छोड़ देना, बेयारो मददगार छोड़ देना। जब जरूरत थी साथ में खड़े रहने की तो अखिलेश यादव ने अकेला छोड़ दिया। उनके परिवार ने कानूनी लड़ाई अकेले लड़ी, अखिलेश यादव ने कतन कोई साथ नहीं दिया। इसलिए इन तमाम चीजों को याद करके 2027 में इसका जवाब देना है। और साथ ही मैं आजम खान साहब को मशवरा देना चाहता हूं कि वो उत्तर प्रदेश में बिछड़े हुए अपने साथियों को इकट्ठा करें और इकट्ठा करने के बाद सलाह मशवरा करें और फिर एक राजनीतिक पार्टी का ऐलान करें और पूरे उत्तर प्रदेश में तमाम विधानसभाओं में अपने कैंडिडेट उतारें और इंशाअल्लाह उत्तर प्रदेश का मुसलमान आजम खान के पीछे नजर आएगा। इससे खुद अखिलेश यादव को अपनी हैसियत का अंदाजा हो जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए हम टीवी भारत।